अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दी लास्ट आवर। मैं हूं फैसल अब्बासी। यासिर रशीद ये प्रोग्राम होस्ट किया करते हैं। ज़ाती मसरूफियात के बायस आज वो मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रहे हैं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं राना अजीम साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। राव खालिद साहब, एडिटर रोज़नामा 92 न्यूज़ इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और सोहेल इकबाल भट्टी साहब, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ इस्लामाबाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों साहिबान का भी बहुत शुक्रिया। और कराची से सईद खावर साहब हैं, एडिटर हैं रोज़नामा 92 न्यूज़ कराची के। बहुत शुक्रिया सईद साहब आपके वक्त का। पाकिस्तानी सियासत में खासी हलचल है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बल्दियाती इंतखाबात का जो पहला मरहला था KPK में, उसमें शिकस्त के बाद जो तंजीमी ढांचा है उसको तहलील कर दिया है, और हर तरह की जो तंजीम है, हर तरह का जो ओहदा था लोगों के पास, उसको ख़त्म कर दिया गया है। आइंदा जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसमें टिकट्स की तकसीम को लेकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक खुसूसी कमेटी तश्कील देने का भी फैसला किया है, और वो कमेटी अब ये टिकट्स का इजरा करेगी। क्या सिर्फ वजह टिकट्स की गलत तकसीम थी, या और भी फैक्टर्स हैं जिनमें महंगाई का बहुत ज़्यादा प्रचार किया जा रहा है। PTI के कुछ कलीदी रहनुमा भी इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं, इस बात को का इदराक कर रहे हैं कि महंगाई भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है बल्दियाती इंतखाबात में PTI की इस शिकस्त का। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह भी कहा है कि नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म करने का कोई अखलाक़ी जवाज़ मौजूद नहीं है। नवाज शरीफ की जो नाअहली हुई, अगर वो करप्शन नहीं करते तो क्या कोई और करप्शन करता। इसके साथ साथ नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म करनी है तो सारी जेलें खोल दें, यह कहना है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का। नवाज शरीफ की वतन वापसी को लेकर भी खासी बातें हो रही हैं। नून लीग के कुछ रहनुमा इस बात के हामी हैं, और कुछ जो हैं वो इस बात से इनकारी भी हैं। भी मुफस्सल बात करेंगे। गैस बहरान को लेकर भी आपको बताएंगे कि असल वजूहात क्या हैं। हमाद अज़हर साहब की दरपै क्यों हुए पड़े हैं कुछ MNAs, और अवाम वाकई तकलीफ़ में हैं गैस बहरान को लेकर। नवाज शरीफ साहब की वापसी, मुतज़ाद राय पाई जाती है मुस्लिम लीग नून में। साद रफ़ीक साहब ने अब से कुछ दिन पहले क्या कहा, ये देखिए। जब इलेक्शन अनाउंस होगा तो वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार भी अनाउंस किया जाएगा। PMLN ये समझती है कि मियाँ साहब को अभी जहाँ है वहीं रहना चाहिए, अपना इलाज कराना चाहिए, और जालिमों के हत्थे चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये तारीख दुनिया की बताती है कि क़यादतें जो हैं वो जलावतनी में तहरीकों की क़यादत करती रही हैं। ये कोई नई बात नहीं है, और सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं। साद रफ़ीक साहब की राय आपने जानी, और अयाज सादिक साहब इसके बरक्स कुछ फरमा रहे हैं, वो भी देखिए। मैं लंदन पहुंचा और मियाँ साहब से मिलने का मुझे शर्फ हासिल हुआ। मैं तो मियाँ साहब से यह कह रहा था, मियाँ साहब आप मेरे साथ ही चलें, दिल तो चाहता है आपको साथ ही लेके जाएं। मैं मिल के आया, मेरी मुस्कुराहट आपको बताती है कि हालात क्या है। मेरा मुंह लटका हुआ नहीं है, मेरी मुस्कुराहट आपको बता रही होगी कि कुछ होने वाला है। कोशिश करूंगा कि 20 तारीख को फिर से लंदन चला जाऊं। मैं तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को लेने जाऊंगा इंशाअल्लाह। कोशिश करूंगा कि फिर से लंदन चला जाऊं और नवाज शरीफ साहब को लेकर वापस आऊं। राना सनाउल्लाह साहब भी कुछ ऐसी ही बातें कर रहे हैं, लेकिन राना साहब जो दूसरे दर्जे की क़यादत है, ये अहम रहनुमा नून लीग के ख़ुद कन्फ्यूज़ हैं। ये कन्फ्यूजन जानबूझ के फैलाई जा रही है, या नवाज शरीफ साहब वापस आने वाले हैं, और अगर आने वाले हैं तो कोई मामला, कोई समझौता हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अब्बासी साहब, बड़ी अच्छी बात आपने की, और सवाल भी कर दिया, और उसमें जवाब भी आपने कुछ दे दिया। कुछ आपको मैं हकीकत बता देता हूँ। पहले तो आप ज़रा मुस्लिम लीग नून के ये बयानात आपने सुनाए। ख्वाजा साद रफ़ीक का बयान 2 दिन पहले का है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का जिस दिन बयान, अगले दिन उनके वालिद की बरसी है, और उस बरसी पे अयाज सादक साहब तकरीर फरमाते हैं। आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अभी मियाँ साहब को वापस आने की ज़रूरत नहीं है, और मियाँ साहब जब तक इंसाफ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होगा, या इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं होंगे, मियाँ साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे। अब ये 3 लोग हैं। राना सनाउल्लाह पंजाब का सदर है, ख्वाजा साद रफ़ीक इनका अहम रहनुमा है, अयाज सादक इनका साबिक स्पीकर है। अयाज सादक साहब की पूरी गुफ्तगू में आप ले लें, किसी एक जगह उन्होंने ये नहीं कहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब बीमार हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को अभी डॉक्टर्स ने इजाज़त नहीं दी या दी है, कोई लफ्ज़ अदा नहीं। और आखिर में उन्होंने कहा कि मैं 20 को जाऊँगा और मियाँ साहब को कोशिश करूँगा ले आऊँ। ये भी उन्होंने इसी तरह बयान दिया जिस तरह जवेद लतीफ़ ने दिया था ना, मियाँ जवेद लतीफ़ साहब ने। और उसके बाद, उस बयान के बाद जब मियाँ साहब की आने की तारीख़ दी थी, उसके बाद भी कई तारीखें गुजर गई हैं। अब बड़ी सिंपल सी बात है, मैं
बिल्कुल ये मुसद्दक़ा आपको बताता हूँ कि इन बयानात के बाद आज भी मेरी मुस्लिम लीग नून के इंतहाई ज़िम्मेदार शख्स से बात हुई जो बरतानिया में मियाँ साहब के करीब तरीन है। तो मैंने उनसे कहा यार मियाँ साहब आ रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा यार, पंजाबी में मुझे उस शख्स ने कहा, उसने कहा मियाँ साहब एडे भी बोले नहीं। मैंने कहा जी क्या मतलब? उन्होंने कहा भाई मियाँ साहब उस वक़्त तक पाकिस्तान जाने का फ़ैसला नहीं करेंगे जब तक उन्हें यह नहीं पता होगा कि पाकिस्तान के हालात, मैं क्या कौन से हालात, मौसम के, कोरोना के, सियासी, उन्होंने कहा इक़्तिदार के हालात। उसने ये भी नहीं कहा कि सियासी हालात, उसने कहा नहीं, जब तक इक़्तिदार के हालात यानी इक़्तिदार उनको मुंतकिल ना हो जाए, इस बात की यकीन दहानी ना हो कि वो इक़्तिदार में आएंगे, उस वक्त तक मियाँ साहब नहीं जाएंगे। मैं कहा अगर उनके केस कोई हल निकल आता है, कोई ऐसा मसला हो जाता है, कहता है यार बात यह है कि मियाँ साहब पाकिस्तान में 5 साल 2 साल या 3 साल अपोजिशन करने के लिए भी नहीं जाएंगे। क्यों जाएं? फिर बड़े सवालात उठेंगे, फिर बड़ी बातें होंगी, फिर बहुत सी चीज़ें निकलेंगी। मियाँ साहब उसी सूरत में जाएंगे जब उन्हें मुकम्मल यकीन दहानी होगी। तो मैंने कहा क्या आपको तैयारी हो रही है? ये जो बड़ी गुफ्तगू चल रही हैं, बड़ी बातें चल रही हैं। उसने कहा जी कोई तैयारी नहीं हो रही। उसने कहा तैयारी हो रही होती तो बरतानिया से बहुत से मामलात जो हैं, ये मैं आपको उसने कहा इशारा देते, उसने कहा बहुत से जो मामलात हैं वो समेटे जाते और फिर मियाँ साहब कुछ सफारतकारों से मिलते। मैंने कहा किन सफारतकारों से? उनका कुछ सफारतकार है इस्लामी ममालिक के, 1-2 और हैं, उनसे मिलते और मियाँ साहब बगैर गारंटी के, उसने हंस के कहा कि मियाँ साहब बगैर गारंटी के तो होटल नहीं जाते, तुम कह रहे हो पाकिस्तान जाएंगे। जी ये अल्फाज नहीं, कोई गारंटी देने को तैयार है मियाँ साहब को? कोई गारंटी नहीं है, कोई अब्बासी साहब गारंटी नहीं है अभी ये सारी चल रही है। कोई कह रहा है कि फ़लाँ इनका जो बड़ा करीबी अजीज़ है उसके फ़लाँ शख्स से बड़े करीबी तल्लुकात हैं, इस वजह से। बात यह है कि ये पाकिस्तान के कवानीन हैं, पाकिस्तान की अदालतें हैं, पाकिस्तान के अदारे हैं। अगर इस तरह होना शुरू हो गया, वो फैसला किसी एक जज का फैसला तो नहीं था जी। मियाँ नवाज शरीफ साहब की नहली का फैसला क्या किसी एक फर्द वाहद का फैसला था? क्या उस फैसले में जो जजेस बैठे थे आज भी उनमें से बहुत से लोग मौजूद हैं? तो आप किस तरह करेंगे फिर? क्या ये कवानीन जो हैं सिर्फ एक शख्स के लिए बनेंगे? क्या इसके बाद ये अगर ये कानून बन जाता है, अगर वो आ जाते हैं और वाकई उनकी नहली ख़त्म कर दी जाती है, तो फिर ये एक शख्स के लिए नहीं होगी, हज़ारों लोगों के लिए होगी। और फिर पाकिस्तान के अंदर वो मजाक उड़ेगा जिसके मतलब आप सोच भी नहीं सकते। ये सिर्फ एक कंपेन बनाई जा रही है और ये कंपेन एक प्रेशर डालने के लिए, एक उन्हें यह नजर आ रहा है कि आगे इलेक्शन हो सकते हैं बल्दियाती, कोई ऐसी कंपेन बना दी जाए कि लोगों को यह दिलासा दिया जाए, यह उम्मीद दिलाई जाए कि मियाँ साहब आ रहे हैं, सारे मामला तय हो गए, ये हुकूमत जाने वाली है जी। इस हुकूमत के हालात खराब है, ये सारा मामला है। नहीं अब हालात पे तो एक बहस हो सकती है कि हालात खराब हैं या हालात ठीक हैं, ये इस पे तो राना साहब बात हो सकती है। लेकिन राव साहब, अभी राना साहब बात कर रहे थे, आप ये बताइए मुस्लिम लीग नून को लेके जो तासुर है उनकी सियासी तारीख का भी, कि वो तो इंतखाबी मुहिम भी तब चलाते हैं जब उन्हें हुकूमत बनाने की यकीन दहानी हो। अब ये एक बयानिया एक तरह से कंफ्यूज बयानिया ही है, लेकिन क्या ये दानिस्ता तौर पे आवाम के सामने रखा जा रहा है या ये सारी बातें किसी यकीन दहानी के बलबूते पे की जा रही हैं? देखें, जो राना साहब ने फरमाया है वो बिल्कुल 100%, 150% दुरुस्त है। जब डील या डील होती है, पाकिस्तान की तारीख है, उसमें उसके कुछ आसार होते हैं। उनमें से हुकूमत तो 1-2 वोटों के सहारे खड़ी है, इतने सारे इत्तेहादी हैं उसके साथ, उनमें ही कोई इत्तेहादी खिसक जाए या इधर उधर हो जाए, शिकायत वो ज़रूर करते हैं माहौल को देख के। लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी तक कोई बंदा निकला नहीं है, ना किसी ने कुछ सीरियसली हुकूमत के साथ कोई इख्तलाफात उस तरह से किए। फिर जो सहाफ़ती मैदान में भी काफ़ी कारीगरी दिखाई जाती है। जब एस्टेब्लिशमेंट डील कर रही होती है तो वो बहुत सी खबरें लीक की जाती हैं, बहुत सी खबरें छपवाई और लगवाई जाती हैं, तो उस किस्म का कोई माहौल आपको नज़र नहीं आ रहा। पर्सनल लेवल पे मैं कोई तबसरा कर दूं या कोई और कर दे डील के हवाले से, उसको साबित करने के लिए कोई एक दलील घड़ ले या बना ले कोई एक बयानिया, लेकिन बज़ाहिर कोई नहीं है। ये हो ये रहा है, अगर आप याद करें तो जिस वक्त पनामा केस चल रहा था, JIT बनी थी, तो उस वक़्त जिन लोगों ने जाके मियाँ साहब को मुबारकबाद दी थी और उनको रसगुल्ले खिलाए थे और बड़ी तस्वीरें बनी थी उसकी, ये वही लोग हैं जो मियाँ साहब को फिर सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं कि बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया है
और ये मामला तय हो गए हैं और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब को फ्री हैंड मिलना चाहिए और उनको अगला वज़ीर-ए-आज़म भी होना चाहिए और ये मामला सारे ठीक हो जाएंगे। मुझे तो लग रहा है शहबाज शरीफ साहब के भी थोड़ी दिन है बाहर, वो भी बहुत जल्द अंदर जाने वाले हैं, जिस तरह के मामला तो उनके चल रहे हैं। और पंजाब में जिस तरह से नैब की चेंजेस हुई हैं और बाकी चीज़ें उस पर जो स्पेकुलेशंस हो रही हैं, तो ये मामला इतने सादा नहीं है। ये मियाँ साहब को मेरे हिसाब से ट्रैप किया जा रहा है। वो यहाँ आएंगे तो उनके लिए कोई खुशगवार सूरत हाल नहीं होगी। पटिशन की बात की जा रही है जी, पटिशन शायद दायर की जा रही है उनको नाअहली ख़त्म कराने के लिए, तो वो तो जहांगीर तरीन की नाअहली भी ख़त्म होगी। तो जहांगीर तरीन साहब की नाअहली ख़त्म होगी तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब और वो मिलके ज़्यादा लीथल हो जाएंगे दोबारा से। जहांगीर तरीन साहब अगर वापस फोल्ड में आ जाते, जो कि बड़ी मेरा ख्याल है उसके बारे में भी काफ़ी अच्छी पेशरफ्त हुई है उस माहौल में, फिर मियाँ साहब सिर्फ उस डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, वो सज़ा याफ्ता है। उन्होंने जेल जाना है आके, और उसकी जब तक अपीलों के फैसले नहीं होते, उनके केसेस के फैसले नहीं होते हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है राव साहब, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया कि लीगल ग्राउंड्स पे नहीं है जी, बिल्कुल ठीक है। पहले लीगल ग्राउंड्स पे उन्हें मुकाबला करना पड़ेगा, लेकिन राना साहब ने जो एक बात की कि शायद मियाँ साहब अपनी मर्जी का इंसाफ चाह रहे हैं, और तारीख ये भी है कि मर्जी का इंसाफ उन्हें कहीं ना कहीं माजी में शायद मिला भी हो। भट्टी साहब ये बताइएगा कि जो नून लीग है, कभी वो वज़ीर-ए-आज़म नामज़द करने पे उनका रोला है, कभी पार्टी की जो क़यादत है उसके नाम पे रोला है, मियाँ साहब के बाहर जाने पे रोला है, मियाँ साहब के वापस आने पे रोला है। ये इतने रोले ऑर्गेनिक हैं या खुद साख्ता हैं? देखिए अवैध साहब, मामला ये है कि जिस इशू को हम डिस्कस भी कर रहे थे, जो हमारी सियासत है ना, वो पाकिस्तान की हो या दुनिया के किसी मुल्क में हो, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर सियासत जोड़ तोड़, राब्तों का, मुशावरत का ही नाम है। यहाँ पर सियासत इक़्तिदार के खेल से जुड़ी हुई ताकतों के साथ रवाबित में मुजाहिद जैसे भी हालात हों, उनसे पसे पर्दा कोई ना कोई राब्तों का सिलसिला जारी रहता है। और इस किस्म के राब्ते पाकिस्तान की माजी के तरीक़े की अगर हम जायज़ा लें, कैसे भी बदतरीन हालात क्यों ना हो मुखालफिन, सियासी मुखालफिन के, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल की कनेक्टिविटी ज़रूर होती है। लेकिन असल मामला वो मैटर करता है कि कोई वाज़े तौर के ऊपर कोई मंजरनामा सामने आना शुरू हो जाए कि होना क्या है। वहाँ पर ये डील की बातें फिर एक तकवीयत उनको मिलती है, जो कि अभी तक कोई ऐसी चीज़, ऐसा कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो उनकी अंदरूनी हिकमत अमली है, कभी एक धड़ा राइट हमें दिखाई देता है और एक धड़ा कभी हमें लेफ़्ट दिखाई देता है। जो मैंने थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश की, और ये काफ़ी सालों से ये प्रैक्टिस है, ये अपनी एक सियासी गोल को हासिल करने के लिए ना एक इस किस्म की अपनी एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। जब ये अपने असली टारगेट के पास पहुंचते हैं, तो फिर आपको राइट साइड पे जाने वाला धड़ा और लेफ्ट साइड पे जाने वाला धड़ा आपको एक पॉइंट के ऊपर मरकूज होते दिखाई देंगे। तो अभी तक इनकी वही स्ट्रेटजी जारी है। पॉइंट ये है कि लंदन के अंदर बिल्कुल मुलाकातों और राब्तों का सिलसिला है, कराची के अंदर भी राब्तों और मुलाकातों का सिलसिला है। जब मामलात किसी शेप में आएंगे, फिर आपको ये जो पार्टी के मुख्तलिफ धड़ों के अपनी मुखालिफ सिमत में आने वाले बयानात हैं, वो सिलसिले भी कम होते दिखाई देंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है, जो माजी के अंदर कुछ सियासी ताकतों की ख्वाहिश रहती थी कि रातों रात कोई ऐसी उन्हें सपोर्ट मिल जाए कि सिस्टम को उलट पलट करके उन्हें इक़्तिदार मिल जाए, शायद अब ऐसा ना हो। जो मामलात मुस्तकबिल में आगे चलेंगे वो आइन और कानून की रोशनी में चलेंगे, और अवाम की ताकत के साथ ही मामलात आगे चल के बेहतरी का सफर शुरू होगा। सूरत दीगर ये जो माजी के अंदर जो खेल रहा, अगर दोबारा किसी ने खेलने की कोशिश की, जी बिल्कुल ठीक है। भट्टी साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो माजी में खेल खेला जाता रहा, दोबारा खेलने की कोशिश की तो हर जानिब जो है वो उंगली उठेगी। सईद खावर साहब, ये भट्टी साहब ने कराची की बात की है, ये जो इस्लामाबाद में माहौल है या ये जो पंजाब में चाय मगोइयाँ हैं, इसको लेकर कराची की सियासत में क्या है, और बिलखुसूस जो PTI के लोग हैं, वो जो MNAs हैं, जो मुताल्लिका लोग हैं, वो क्या सोच रहे हैं, और हुक्मरान जमात के जो इत्तेहादी हैं वो इस बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए जी, पहली बात तो ये फैसल के खैबर पख्तूनख्वा में जो हुक्मरान जमात को धचका लगा है इंतखाबात में शिकस्त का,
उसके मुज़र असरात दूसरे सूबों तक भी पहुंचे हैं। बड़ी इससे मायूसी फैली है और ख़ास तौर पर इसमें जो कैंपेन नून लीग ने शुरू कर दी है नवाज शरीफ की वापसी की, और एक ऐसे वक्त में, हालांकि ये सारी चीज़ें जो राना साहब ने कही, राव साहब ने कही, भट्टी साहब ने कही, ये हो रही हैं। मकालमे का आगाज़ हो गया है, गुफ्तो शनीद का आगाज़ भी हो गया है, लेकिन ये अभी इब्तदाई स्टेज पर है। लेकिन मुस्लिम लीग नून एक सियासी चाल चलते हुए इसको फाइनल राउंड दिखाकर पॉइंट्स गेन करना चाह रही है। इस हवाले से सिंध में भी एक नून लीग में जान पड़ी और ख़ास तौर पर पीटीआई में बड़ी मायूसी बढ़ी है कि एक तो इलेक्शन हार गए, उसके बाद पूरी तंजीमें आज तहलील हो गई, और उसके बाद यह है कि नवाज शरीफ की वापसी की बातें होने लगी हैं, मुकालमा हो गया, बातचीत मुकम्मल हो गई, तैयारियां पकड़ ली, टिकटें हो गई। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान की सियासत शोशों पर चलती है, पाकिस्तान की सियासत मफरूज़ों पर चलती है। जो अच्छा शोशा छोड़ता है, जो अच्छा मफरूज़ा पेश करता है, जो ज़्यादा अच्छे तरीके से आवाम को डिट्रैक कर सकता है, बेवकूफ़ बना सकता है, वो कामयाब रहता है। यहाँ भी नून लीग बगलें बजा रही है कि मियाँ साहब आ रहे हैं, मियाँ साहब आ रहे हैं, हालांकि दूर तक मियाँ साहब की आमद के कोई आसार नहीं है। हालांकि वो जो बातचीत इनके दरमियान एक राब्तों का फुकदान था, वो राब्ते दोबारा बहाल हुए हैं, तो वो अभी इस नहज पर नहीं पहुंचे कि नून लीग के लोग बगले बजाए या खुशखबरियां सुनाए कि हमारी क़यादत वापस आ रही है। अभी मियाँ साहब को अपने बयाने का हिसाब देना है। मियाँ साहब ने एक वक्त में आकर एक ऐसा सख्त जारियाना रवैया इख्तियार किया लोगों के साथ, इदारों के साथ, वो सारी चीजें एक सदाबा सहरा साबित नहीं होती, कहीं ना कहीं लिखी जाती हैं और उनको हिसाब देना पड़ेगा। इसके अलावा जो अदालती माहौल का जिक्र किया राना साहब ने और राव साहब ने, वो अदालती माहौल भी नहीं बना। बादशाह आता है तो उससे पहले झाड़ू दिया जाता है, छिड़काव होता है, कोई ना कोई आवाजें आती हैं, शोर आता है, ढोल बजते हैं, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है जिस पर हम ये कहें कि मियाँ साहब को कल जाएंगे स्पीकर साहब अयाज सादिक साहब और लेके उनको बगल में बिठा के जहाज में बिठाकर इस्लामाबाद या लाहौर में लाएंगे और लाखों लोग उनका इस्तकबाल करके पाकिस्तान को फतह कर लेंगे। मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें जो है अभी इब्तदाई मराइल में हैं। ये सिर्फ एक सियासी चाल है जिसमें मैं समझता हूं पीटी अपने अंदरूनी इंतशार की वजह से मुकाबला नहीं कर पा रही। अपोजिशन जमातें जो हैं अपने अपने पत्ते बड़े सही तरीके से खेल रही हैं और वो अपने आज़ाद हासिल कर रही हैं। जी बिल्कुल, जिसका अल्टीमेट नुकसान वफाकी हुकूमत को पहुंचना है। ठीक है सईद खावर साहब, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद खैर ये तो अब बहस और ये कयास और ये चाय गोइयाँ चल रही हैं, लेकिन अब हकीकत के कितने करीब हैं ये आने वाले कुछ दिनों में अयां हो जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे बल्तखाबात में हुक्मरान जमात को केपीके ने जो घाव दिया है, केपीके के अवाम ने, क्या वो भरेगा, और दूसरे मरहले में केपीके में और पंजाब में हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह और कैसी मुरतब कर रही है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। राना साहब, पीटीआई ने अपना तंजीमी ढांचा तो तहलील कर दिया गया है, लेकिन ये बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त की वजह सिर्फ कमज़ोर तंजीम थी, महंगाई थी या दीगर फैक्टर थे, और अब पीटीआई क्या इस पोजीशन में आ गई है कि जो अगला मरहला है केपीके में, और अगर पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो शिकस्त से बच सके? देखिए वासिफ साहब, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, महंगाई बिल्कुल इशू है, लेकिन इस पूरी शिकस्त का इशू अगर आप महंगाई कहे तो जिन नशिस्तों पे पीटीआई जीती है, क्या वहाँ चीज़ें सस्ती थी? क्या वहाँ पर रेट्स और थे? क्या वहाँ पर अवाम ने वो जो उनको एक हक़ दिया या उनके हक़ में जो फ़ैसला दिया, वहाँ पर हालात कुछ चेंज थे? देखिए फैक्टर मौजूद था। हमें ये गौर करना होगा कि पीटीआई जब पहले इलेक्शन जीती थी तो उनका मार्जिन कितना था, अब जब वो इलेक्शन हारी है तो कितने मार्जिन से हारी है। मेरे पास जो इतलात हैं कि सबसे बड़ी जो वजूहात केपीके के अंदर आई, जो आज भी डिस्कस हुई, जो कल भी डिस्कस हुई, वो वजूहात थी इनकी आपस की ग्रुपिंग, वो वजूहात थी इनकी ब्यूरोक्रेसी, वो वजूहात थी इनके आपस के इख्तलाफात से बढ़ के वहाँ पर ऐसे लोगों को नशिस्तें सीटें दी गई थी कि जिनका ना पार्टीज़ के आम वर्कर से रब्ता था, जिनके ना रूट्स थे,
और जिसकी वजह से पार्टी कारकुन मुतहर्रक ना हो सका। देखें, वो इलेक्शन जिसमें आम शहरियों ने जाके वोट दे के करना है, वो इलेक्शन नहीं था कि जनाब ये बल्दियाती उम्मीदवार जो है ज़िले के 5 कौंसलर मुंतखब हो गए हैं, उसके बाद 20 कौंसलर और मुंतखब हो गए हैं, और उन 25 लोगों ने या 20 लोगों ने मिलकर वोट दे के मेयर को या लॉर्ड मेयर को या चेयरमैन को किसी एक को मुंतखब करना है। ये था आम आदमी जो है, आम शहरी जो है, उसने वोट कास्ट करना था। जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास रिपोर्ट गई उसमें कहा गया है कि पीटीआई का वो कारकुन जो कौमी इंतखाबात में बाहर निकलता था, जिस तरह वो एक्टिव होता था, वो एक्टिव नहीं था। एक्टिव ना होने की वजह बताई गई कि कारकुन जो है उनको तो इत्मीनान में लिया ही नहीं गया। वहां पर पसंद नापसंद की बुनियाद पर सीटें दी गई, वहां पर बाकायदा तोहफ़ लेकर, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए तोहफे और तोहफ़ लेकर वहां पर नशस्तें दी गई। वहां पर अपने ऐसे राना साहब आप तोहफे तोहफ़ पार्लिमानी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आप सीधे कहें पैसे लेकर नशस्तें दी गई। जी बिल्कुल, पैसे लेकर नशस्तें दी गई, ये बाकायदा लफ्ज़ इस्तेमाल हुए। और ये जो पंजाब में भी वज़ीर-ए-आज़म साहब आए थे, तो उसमें भी केपीके और पंजाब का इलेक्शन डिस्कस हुआ था। उसमें भी पंजाब से जो 23 लोगों को बुलाया गया था, जिनसे मुलाकातें हुई थी, ये वो लोग थे जो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बड़े मुतहर्रक थे। और मैं आपको बताऊँ, ये फाइनल हो चुका है। और ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपनी कोर कमेटी को कहा है कि ये दचका जो लगा है हमें, ये पाकिस्तान की सियासत का एक बड़ा दचका है, और इस दचके से सिर्फ केपीके नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारी सियासत जो है वो बड़ी मुतासर हुई है। पंजाब में क्या बनेगा अगर इलेक्शन हुए? तो पीटीआई का वही हाल होगा जो केपीके में पहले मरहले में हुआ, या यहाँ कुछ नताइज पीटीआई के हक में बेहतर नज़र आ रहे हैं? एक तो वासिफ साहब ज़हन में रखिएगा, पहला जो मैच ये केपीके में हारे हैं ना, उसमें इनकी टीम वैसी नहीं थी और विकेट ख़राब थी। तो बॉलर ने बॉलिंग अच्छी की, इनके बैट्समैन खेलने वाले नहीं थे। अब वज़ीर-ए-आज़म को पता चल गया है, अब ऐसा मामला नहीं होगा। अब पंजाब के अंदर, मैं आपको ये लिख के देता हूँ, देख लीजिएगा आने वाले दिनों में, पंजाब के अंदर जो जनूबी पंजाब है उसमें जहांगीर तरीन मुतहर्रिक होंगे। मैं कल भी मैंने कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, और चंद दिनों में आपको ये नजर भी आ जाएगा। नहीं, पीटीआई की तरफ से जहांगीर तरीन पीटीआई की तरफ से मुतहर्रिक होंगे, ये आप देख लीजिएगा। बर्फ काफी हद तक पिघल चुकी है। वो तो बड़े बड़े अकाबरीन और भी हैं पीटीआई के, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, गवर्नर पंजाब साहब हैं, बाकी लोग हैं। क्या उनमें से किसी को टास्क नहीं दिया जा सकता? जहांगीर तरीन से फिर कुर्बत होगी। खानेवाल का इलेक्शन है जी, ये मुल्तान से 40,000 किलोमीटर दूर था। नहीं, क्या ये खानेवाल का इलेक्शन जो है, उस वक्त जो पीटीआई के बड़े बड़े नाम थे वो कहाँ थे? भाई खानेवाल का इलेक्शन भी डिस्कस हुआ है जी। खानेवाल के इलेक्शन में भी उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया। आपको पता है खानेवाल सबसे ज्यादा आना जाना वजीर आला पंजाब का लगा होता है, सबसे ज्यादा वहां पे इंटरेस्ट उनका होता है, उसके बावजूद वहां से इलेक्शन हार जाना। तो इसलिए अब उन्हें पता है कि हमने ग्रास रूट पे हमने किससे कौन सी मदद लेनी है। इमरान खान साहब जो हैं वजीर आज़म पाकिस्तान, वो किसी सूरत में भी मैं आपको कह रहा हूं, वो लूज नहीं शॉट खेलना चाहते। अब पंजाब में फिलहाल इलेक्शन नहीं हो रहे, ना ईवीएम आएगी, ना ईवीएम पे इलेक्शन होंगे। पंजाब में इलेक्शन कल अमर कियानी साहब हमारे प्रोग्राम में कह गए कि मई में जाके होंगे। अब मई में क्या हालात होते हैं, किस तरह होते हैं इलेक्शन, मार्च में इलेक्शन होंगे केपीके के अंदर, उसके बाद अगर मई में होते हैं तो उससे 90 दिन पहले शेड्यूल मतलब देना पड़ेगा। ये पंजाब अब सिर्फ सारा जो है ना इनकी तवज्जो वो है कि केपीके का अगर ये दूसरा राउंड जीत जाते हैं और अच्छी अक्सरियत से जीत जाते हैं तो उसके बाद इनके लिए अगले सूबों में इलेक्शन कराना आसान होगा। अभी सारी तवज्जो उधर है। ये है ठीक है, ये पंजाब में भी टारगेट दे दिया गया है, कह दिया गया पंजाब में भी बरादरियों से मिले, लोगों से मिले, मजबूत करें, अपने ग्रास रूट पे कारकुन को एक्टिव करें, उन्हें सहूलतें दें। मुख्तलिफ मैं ये बता दूँ, मुख्तलिफ कमेटियाँ बनाएं, जिस तरह जिसमें सरकारी कमेटियाँ जिसे हम कहते हैं, जो नवाज शरीफ बनाते थे, जो शहबाज शरीफ बनाते थे, उन कमेटियों के अंदर अपने मुतहर्रिक कारकुनों को शामिल करें, उनको बाइख्तियार करें। फिर उसके बाद ऐसा अमल दखल शुरू करवाएं कि आम कारकुन महसूस करे कि हमारी हुकूमत है। आज 3 साल में ये नहीं हुआ था। 3 साल में पीटीआई का कारकुन खुद अपनी हुकूमत से मायूस था। पीटीआई के कारकुन को कोई ऐसा ओहदा नहीं दिया गया था, सवाए चंद, मैं पहले भी कहता हूं, यासर गिलानी उसने सर्वाइव किया, उसे पीएचए का बना दिया। शेख इम्तियाज उसको वासा का बना दिया, उसने किया। इसी तरह पीएचए में ही हाफिज साहब को, हाफिज जीशान को बना दिया गया, उसने किया। 3-4 के अलावा पूरे पाकिस्तान में इनके कारकुन कहाँ पे अबलाइज हुए? इनके कारकुन आज भी चीख रहे हैं। अब उन कारकुनों को उन्होंने कहा पंजाब में उनको मुतहर्रिक करें, केपीके में इख्तलाफात खत्म करें। और मैं ये बता दूं,
KPK के अंदर 3 वज़रा और 4 MNA ऐसे हैं जिन्होंने टिकटें, जो आप कह रहे हैं ना, मैं तो तोहाइफ कहता हूँ ना, मैं वो ज़बान इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि हमारे अल्फाज पकड़े जाते हैं ना, राव हालत साहब भी समझते होंगे। उन लोगों ने वो टिकटें तोहाइफ लेके दी हैं और उसके हवाले से भी रिपोर्ट जो है वो उनके पास मौजूद है। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं, जितनी मर्जी मीटिंगें हों, जो मर्जी हो, पंजाब के इलेक्शन या किसी और सूबे के इलेक्शन KPK के दूसरे राउंड के राणा साहब, आप मेरे जुमले की तायद तो कर देना। आप तारीफ कह रहे हैं, मैं पैसे कह रहा हूँ आम लोगों को समझाने के लिए। आप कहना ये चाह रहे हैं कि पैसे लेकर कुछ लोगों ने टिकटें दी हैं। मैं कह रहा हूँ तोहाइफ लेके टिकटें दी। नहीं, तोहाइफ और पैसों, सर चले हो गया जी, पैसे लिए ना, बात सीधी है, आम लोगों को समझ आए। आप ये तोहफा भी कह दें समझ आ जाएगी। आप उसको कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रैप कर रहे हैं, आप छुपा रहे हैं, आप खुल के बात नहीं कर रहे। राणा साहब, आप कहें सीधी तरह। वासी साहब, जब हम अपने प्रोग्राम में बैठे होते हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुहज़्ज़ब अंदाज से और जो तरीके से करनी पड़ती हैं। अगर हम पॉलिटिकल तौर पे सियासी एक नुमाइंदे के तौर पे बैठे हो तो फिर पैसे भी कह सकते हैं और भी बहुत कुछ कह सकते हैं, तो मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन ये सबको पता है। मुझे पता है राणा साहब, ये आपका प्रोग्राम है। और खैर भट्टी साहब आपकी तरफ आते हैं। ये तो खैर सियासी हैं मामलात, लेकिन कुछ मामलात हैं जिसमें ये तवानाई बहरान सर्दियों में हर साल आ जाता है। अब की बार ये कि सेक्रेटरी पेट्रोलियम जो हैं उनको बदल दिया गया, लेकिन फिर भी ये बहरान अपनी जगह है। अब क्या मसला है, कहाँ पे रुकावटें हैं और बुनियादी वजूहात क्या हैं इस बहरान की? फैसल, मामला ये है कि 3 साल कबल 21 दिसंबर 2018 को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक कमेटी कायम की थी। गैस का बहरान पैदा हुआ था, कमेटी की सिफारिशात थी, उन सिफारिशात पर अमल दरामद करने के लिए भी प्राइम मिनिस्टर ने हदायत जारी की थी ताकि आइंदा आने वाले मौसम सरमा में दिसंबर 2018 वाली सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। आप यकीन मानिए 3 साल बाद उन 14 सिफारिशात में से किसी एक सिफारिश पर रत्ती बराबर अमल नहीं हुआ। अमल किसने करना था? पेट्रोलियम डिवीज़न ने। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के शाहकार जो एडवाइज़र थे, जो वहाँ वफाकी वज़रा बैठे हुए थे और जो चुनकर सेक्रेटरीज अपॉइंट किए गए थे, उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो करते, लेकिन कुछ ना हो सका। सूरत हाल ख़राब होती रही और उसके बाद हमने देखा कि हमाद साहब के पास ज़िम्मेदारी पहुँच गई थी। उसके बाद कहा गया कि बहुत डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, सूरत हाल बेहतर होगी। प्राइम मिनिस्टर रिपोर्ट्स भी तलब करते रहे। पैरेलल पेट्रोलियम डिवीज़न में सेक्रेटरी पेट्रोलियम डॉक्टर अरशद को तैनात किया गया। बहुत सी स्ट्रक्चर चेंजेस उन्होंने की, सूरत हाल को बेहतर बनाने के अंदर किरदार अदा किया। वो बड़े मसाइल जिनकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, जब उनको प्लग इन करने के करीब पहुँचे तो हमाद अजहर साहब ने उनके ऊपर सारा मलबा डाला, उन्हें ज़िम्मेदार ठहराया और अल्टीमेटली उनकी छुट्टी करा दी गई। हमें कहा गया कि अब सेक्रेटरी पावर अली रज़ा भुट्टा साहब बहुत कॉम्पिटेंट है, वो आगे वो सूरत हाल को बेहतर कर लेंगे। 2 हफ्ते हो गए हैं, सूरत हाल बद से बदतरीन हो चुकी है। मामला क्या है? अब मामला नॉर्दर्न गैस कंपनी ने ख़त लिख दिया है वज़ारत तवानाई को, जिसमें उनका अगर ख़त पढ़ा जाए तो वो बहुत खौफनाक पिक्चर पेश कर रहा है। उन्होंने कहा है कि आपने जनवरी के फर्स्ट वीक में गैर मुल्की कंपनी ने जो आपको कार्गो देना था वो कैंसिल हो चुका। पाकिस्तान की दूसरी सरकारी कंपनी जो स्पॉट रेट के ऊपर आलमी मार्केट से LNG प्रोक्योर करती है, वो प्रोक्योरमेंट नहीं कर पा रही, उसके पास पैसे नहीं है। बद इंतज़ामी का आलम ये भी है। और जनवरी के अंदर 4 जनवरी से 22 जनवरी तक मिनिमम 158 मिलियन क्यूबिक फीट का शॉर्टफॉल होगा और इससे ज़्यादा भी होगा। बदतरीन सूरत हाल होगी, लोग सड़कों पर निकलेंगे। सुई नॉर्दर्न ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने और वफाकी काबीना ने जो गैस लोड मैनेजमेंट प्लान मंजूर किया था, सोशो इकनॉमिक सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए हम उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, हमारा सिस्टम तबाह हो जाएगा। खुदारा कुछ कीजिए, हमें LNG प्रोवाइड कीजिए। आगे जवाब किसी के पास कुछ नहीं है। इसको छोड़िए, मुल्क की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान के एक मुल्की दिफा में शरीक अहम तरीन इदारे ने वज़ारत तवानाई को ख़त लिखा है, जिसकी कॉपी द लास्ट आवर के पास मौजूद है। उन्होंने इस ख़त के अंदर पूरा माजरा बयान किया है कि पाकिस्तान के जेट फाइटर जो फाइटर जेट हैं, उनमें जो फ्यूल इस्तेमाल होता है वो पाकिस्तान इंपोर्ट नहीं करता, हमारी मुल्की रिफाइनरीज बनाती हैं। स्ट्रेटजिक रिजर्व मेंटेन किए जाते हैं, हम किसी पर इन्हिसार नहीं कर सकते। और अब हमारी वो रिफाइनरियाँ जो ये फ्यूल तैयार करती हैं, पावर डिवीज़न की बदतरीन अहली से, जिसके सेक्रेटरी अली रज़ा भुट्टा साहब थे, अब उनको सेक्रेटरी पेट्रोलियम लगाया गया है,
फर्नासाइल इतना ज़्यादा बन गया, बाहर से भी इंपोर्ट कर लिया गया और मुआहदे के मुताबिक IPPs ने वहाँ से फर्नासाइल नहीं खरीदा, हुकूमत से नया मुआहदा किया, अरबों रुपये वसूल किए, सारा माल वो डंप करके बैठे हुए हैं, 2 दिन का फर्नासाइल उठाते हैं, उसके बाद नहीं उठाते। रिफाइनरीज जब चलती है सारी प्रोडक्ट बनती है, फर्नासाइल ने भी बनने हैं, स्टोरेज फुल हो चुकी है, कोई प्रोडक्ट अब वहाँ पर स्टोर नहीं कर सकते। अहम तरीन दिफाई इदारे ने कहा है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्यूल के जी, उनको खतरा लाहक है जी। ये एक तो जो आपने बात की कि अहम तरीन दिफाई इदारा ये लिख रहा है वजारत तवानाई को या पेट्रोलियम डिवीज़न को कि भाई बड़े हालात संगीन हो गए हैं। दूसरी बात ये है कि जो फर्नेस ऑयल की आपने बात की, कुछ साल पहले भी हम ये डिस्कस करते थे, आज भी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये लोग मौका देखते ही मुतहर्रिक हो जाते हैं और अब इतनी तादाद में डंप कर दिया कि हम बाकी इंपोर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। इस हुकूमत ने तो इन अवामिल का तदारुक करना था, वो क्यों नहीं हो पा रहा? फैसला वो इसलिए नहीं हो पा रहा, 3 साल कल भी नोटिस लिया गया था, कमेटी कायम हुई और मामला ठप हो गया। अब 22 दिसंबर को एक मरतबा फिर प्राइम मिनिस्टर ने वफाकी काबीना के इजलास में नोटिस लिया, 3 रुकनी वज़रा की कमेटी बनाई। लेकिन मामला ये है, शायद बहुत से लोगों को बुरा लगे, हुकूमती टीम के लोगों को, लेकिन असल मामला ये है जो हमने बहुत करीब से देखा है। मामला ये है कि कप्तान के जो नाअहल खिलाड़ी हैं वो बदतरीन गवर्नेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट नहीं लेते मामलात के अंदर। बर वक्त आपने प्लान करना होता है, वो प्लानिंग के अंदर दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं करते। अब हमाद अजहर साहब कुछ लोगों को कॉल करके कह रहे हैं कि आपने ये वीडियो मैसेज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस क्यों भिजवाया मेरे खिलाफ, मैं आपको देख लूँगा। क्या एक वफाकी वजीर को ये जेब देता है कि अपने मामलात को दुरुस्त करने की बजाय वो मुख्तलिफ लोगों को कॉल करके कह रहा हो कि आपने ये वीडियो मैसेज गैस क्राइसिस के खिलाफ बनाया और आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पहुँचा दिया। तो मामला यहाँ तक पहुँच चुके हैं, जिस सेक्रेटरी को आपने हटाया उसके हटाने के बाद 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, सिर्फ आप फर्नासाइल के मामले को आप हैंडल नहीं कर सके हमाद अजहर साहब। तो प्राइम मिनिस्टर के प्यारे हैं, प्राइम मिनिस्टर को उनसे सवाल करना चाहिए था। हमाद अजहर के पास 1.5 साल से ज्यादा हो गए उनको इस वजारत के अंदर कि आपने इस साल क्या किया, क्या आपने काम किया। 9% सालाना हमारी गैस की पैदावार कम हो रही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो गैस मौजूद है मैं आपको दावा कर रहा हूं कि उसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं की जा रही जी। 250 से 300 MMCFD गैस सिस्टम में मौजूद है, लेकिन हमारी वजारत तवानाई की नालायकियों और नाअहली की वजह से वो गैस सिस्टम में शामिल नहीं हो पा रही। फर्नासाइल का मामला पावर डिवीजन के लोगों की बदतरीन नाअहली की वजह से पैदा हुआ। IPPs वाले लोग आज भी परवेल कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से कुछ माह पहले अरबों रुपए लिए, मुआहिदा किया कि हम 20 दिन का स्टॉक रखेंगे, वो स्टॉक नहीं रख रहे। इंक्वायरी इस बात की होनी चाहिए थी कि पावर डिवीजन के जिस सेक्रेटरी ने भट्टी साहब ये आपने भट्टी साहब जो बात की है बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट है, अभी तक ऑफलोड नहीं हो सके। हमाद अजहर साहब जो इस मैटर को लीड कर रहे हैं वो टीम लीड हैं, और अगर वो इस बात पे नाला हो जाते हैं कि उनके इदारे की अगर कोई कोताही या कमी है उसको कोई पॉइंट आउट करे और उन्हीं की जमात का बंदा हो। सईद खावर साहब ने इस मामले पे मजीद इन्वेस्टिगेशन की है, ये जो गैस बहरान है और इस पे जो हुकूमती लोग नाला हैं उसको लेकर। लियारी से PTI के MNA हैं अब्दुल शकूर शाद साहब, इनकी बात हुई सईद खावर साहब से, उन्होंने क्या कहा जब सवाल उनसे पूछा गया, पहले ज़रा ये सुनिए फिर आके इस पे मजीद बात करते हैं। पहले भी सर्दियों में गैस की शॉर्टेज रही है, लेकिन इस बार जो है वो बिल्कुल 0 पर लाया इन्होंने। पता नहीं क्या पॉलिसी इनकी। मिनिस्टर साहब को इसलिए मैं मुर्द इल्जाम ठहरा रहा हूँ कि वो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इन चीजों को मैनेज करें। गरीबों के इलाके सबसे ज्यादा मुतासर है, यहाँ चूल्हे बुझे हुए हैं। KTK में की जो रिजल्ट आया ना उसमें भी ये गैस बहरान का बहुत बड़ा किरदार है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे अजहर की जगह किसी ऐसे आदमी को लाए जो बहुत ज्यादा इसमें से अबूर भी हो। हमारे अजहर साहब तो अपने MNAs की कॉल रिसीव नहीं करते। ऐसे शख्स को मैं समझता हूँ कि अपनी सीट पर रहने का कोई हक नहीं पड़ता। सईद खावर साहब, ये सेंटीमेंट सिर्फ अब्दुल शकूर शाद साहब का है या जो 13 MNAs PTI के हैं उनमें से अक्सरियत का है? और जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन मिनिस्टर्स, जो PTI के मिनिस्टर्स हैं और एक सिंपल MNA के दरमियान, वो किस नौयत की है? फैसल, इसका थोड़ा सा पस मंजर भी मैं अर्ज करूं कि बड़ी दिलचस्प भी सूरत हाल है सिंध में और अफसोसनाक भी है। कुछ दिनों पहले सिंध हुकूमत ने एक बिल पास किया था, बल्दियाती निज़ाम में तरामीम की थी जो सिंध असम्बली ने पास किया था। गवर्नर ने रद्द कर दिया, उसके बाद दोबारा वो सिंध असम्बली ने मंजूर किया, वो दोबारा रद्द हो गया। एक एहतजाजी तहरीक बन गई थी सिंध हुकूमत के खिलाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मनमानियों के खिलाफ।
लेकिन अचानक ये सिंध में गैस का बहरान जो पैदा हुआ है, पाकिस्तान में भी है लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा है, इस बहरान ने पीटीआई की खास तौर पर अपोजिशन की पूरी बिलअमूम जो तहरीक थी पीपल्स पार्टी के खिलाफ, वो ट्रैप हो गई है। और अब सारी तोपों का रुख जो है वो गैस बहरान की तरफ चला गया, जिसकी वजह से सबसे पहले इसका नोटिस गवर्नर इमरान इस्माइल ने लिया। उन्होंने वजीर मौसूफ से, जो लाडले वजीर हैं तवानाई के, वजीर आजम के खास, उनको फोन भी किए, उन्होंने कॉलें रिसीव नहीं की, उनके मैसेजेस का जवाब नहीं दिया। उसके बाद ये एक पूरा एक तहरीक बनी और उसके बाद MNAs मैदान में आए, सूबाई असम्बली के अरकान मैदान में आए, पूरी तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी और सियासी तंजीम है वो मैदान में आ गई और उसने बगावत कर दिया हमाद अजहर के खिलाफ, एलानिया। पहले खुफिया लेटर लिखे गए, राजा अजहर ने लिखा, आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी ने लिखा, MNA और MP हैं ये। उसके बाद अब तो खुलकर अब्दुल शकूर शाह साहब से आपने सुनवा दिया। सईद साहब, इस ऐलान बगावत में गवर्नर हाउस का झुकाव किस तरफ है? इन MNAs की तरफ है या हमाद अजहर साहब की तरफ है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि इसके पसे पर्दा गवर्नर हाउस क़यादत कर रहे इस तहरीक की जो हमाद अजहर के खिलाफ चलाई जा रही है। आज गवर्नर साहब से मुलाकातें हुई हैं, CNG के जो CNG एसोसिएशन के लोग हैं वो 3 दिन से CNG इसके सुई गैस के दफ्तर के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने गवर्नर से मुलाकात की है और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। इंडस्ट्रियलिस्ट और उसके अलावा ट्रेडर्स ने भी गवर्नर से मुलाकातें की है। सुबह से आज गवर्नर इमरान इस्माइल इसी कजिए को निपटाने के लिए मसरूफ रहे हैं और वो इस तहरीक को एलानिया क़यादत कर रहे हैं। और वो वजीर आजम, लोगों का कहना यह है कि इस शहर ने 14 नशिस्तें दी थी। वजीर आजम खुद इस शहर से कामयाब हुए थे, इस मेट्रोपॉलिटन सिटी से, लेकिन वजीर आजम ने 14 नशिस्तें लेने के बाद अपनी नशिस्त छोड़ दी। उन्होंने 14 मिनट नहीं दिए इस शहर को। तो लोग कहते हैं कि ये चूंकि वफाकी वजीर का मसला है, तवानाई का बहरान है और PTI सिंध जो है वो एक बड़े बहरान, तंजीमी बहरान से और सियासी बहरान से दो चार है, तो वजीर आजम को इसमें मुदाखलत करनी चाहिए और वजीर आजम कराची तशरीफ लाएं और इन मसाइल को देखें कि क्या हो रहा है। और उसके बाद अगर ये MNA और इनका मुतालबा जायज बनता है, वजीर तवानाई को हटाने का मामला बनता है। वो कहते हैं, शकूर शाह कह रहे थे, आफ्ताब सिद्दीकी कह रहे थे कि किसी पेशेवर तवानाई के हवाले से जो पेशेवर शख्सियत हो उसको लाया जाए ताकि वो इन मामलात को देख सके। ये बहरान पहली दफा पैदा नहीं हुआ, ये बहरान होता है हर सर्दी में, लेकिन इस दफा ये बहरान सर उठा के खड़ा है। बिल्कुल ठीक है सईद खावर साहब, जो आपने बात की कि इस बहरान की शिद्दत इस बार कुछ ज्यादा है। बहुत शुक्रिया सईद खावर साहब आपका, सोहेल इकबाल भट्टी साहब, राव खालिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पाकिस्तान का सियासी माहौल है, बज़ाहिर तो मुल्क में ठंड है लेकिन इसमें जो गर्मा गर्मी है, जो हुकूमत गिराने की बातें हो रही हैं, हुकूमत के जाने की बातें हो रही हैं, ये भी महज बातें हैं या कुछ हकीकत के करीब हैं? इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। राना साहब, उलझाव ही उलझाव है और कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। पीपल्स पार्टी को देखें तो वहाँ पे कन्फ्यूजन है, कभी वो अपने मास्टर प्लान की बातें करते हैं। नून लीग को देखें तो उनकी तो कन्फ्यूजन्स दर कन्फ्यूजन्स हैं। पहले भी हमने बात की, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे या नहीं। अभी ये सिलसिला चल ही रहा था कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उससे मुतालिक सिलसिला शुरू हो गया। इवन वज़ीर आज़म ने भी कह दिया कि जो सिलसिला है नवाज शरीफ की नाअहली की ख़त्म करने की बातें की जा रही हैं। लेकिन हुकूमत को लेके भी एक कन्फ्यूजन है। कुछ लोग मार्च की बात करते हैं, नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं, अर्ली इलेक्शन की बात करते हैं। हुकूमत के अपने MNAs का हाल, अभी ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे कि वो भी नाला हैं। इस सारी डगमगाती माहौल में आपकी राय क्या है? हुकूमत टाइम पूरा करेगी या कबल अज़ वक्त रुखसत हो जाएगी? वासिफ साहब, मुझे एक बात बताएं, मैंने हुकूमती MNA का वो एक पूरा एक बयान सुना, करना चाहिए, उन्होंने अलग सियासत करनी है। जब गैस नहीं मिलेगी हल्के के लोग पूछेंगे, चीखेंगे ना वो। क्या उसमें उन्होंने कहा कि हम वज़ीर आज़म के खिलाफ में इत्माद ला रहे हैं, हम वज़ीर आज़म से नाराज़ हैं, वज़ीर आज़म से नाला हैं? आप एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, क्या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी ऑप्शन मौजूद है? चले मान लें कि हुकूमत जा रही है, कौन वज़ीर आज़म आएगा?
क्या पीपल्स पार्टी मियां शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मानेगी? क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो राजा परवेज अशरफ या आसफ अली जरदारी साहब, देखो उधर भी तो यहाँ आसफ अली जरदारी साहब होंगे या बराबर साहब होंगे ना, क्या उनको वज़ीर आज़म मानेंगे? नहीं। वो कह रहे हैं हम दोनों एक दूसरे के सख्त मुखालफ हैं। खानेवाल में एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। लाहौर में आप ज़हन में रखें क्या कहा आसफ अली जरदारी ने कि ये उन्हें तो पाकिस्तान से बाहर फेंक दिया ना मियां नवाज साहब के, मतलब क्या कहा, ये मुल्क के हैं ही नहीं, ये मुल्क में रहते ही नहीं। ये ना कौन सी बुरी चीज़ है, गाली से बड़ी गाली जो उन्होंने नहीं दी। यहीं पे परवेज मलिक मरहूम के साहबजादे ने क्या कहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध का लूटा हुआ माल यहाँ पे लोगों को दे रही थी। बस ये इस हालात तक जाने के बाद अब हुकूमत एक ही तरीके से जा सकती है ना, जो अफवाहें हैं अदम एतमाद, अदम एतमाद के लिए सबसे पहले माहौल बनता है। क्या कोई सियासी इनका इत्तेहादी नाराज़ होकर चला गया? उसके बाद जाने के बाद क्या अदम एतमाद की तहरीक पेश हो गई? क्या ऐसा माहौल बन गया? नहीं बना। मौलाना साहब को हिस्सा देने के लिए पार्लियामेंट के अंदर तैयार कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी नून लीग को वज़ीर आज़म बनता देखना नहीं चाहती। नून लीग के अंदर एक बहुत बड़ी सोच मौजूद है जो कहते हैं कि अगर जरदारी साहब वज़ीर आज़म आ गए तो वो इमरान खान से बुरे होंगे, उससे बेहतर है इमरान खान ही रहे। और सियासी शहीद इमरान खान को करवा के आप क्या समझते हैं बचेंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट राना साहब सवाल ये है, अपोजिशन तो तकसीम है, एक पीडीएम की छतरी थी, उसके नीचे एक इत्तेहाद कुछ नज़र आया, लेकिन फिर तकसीम, और उसका ख्वाजा आसिफ जैसे लोग जो हैं वो एतराफ़ कर रहे हैं कि इज्तिमाई सोच नहीं थी पीडीएम की। लेकिन अपोजिशन अगर तकसीम नहीं होगी तो अपने जो उनके सेल्फ के स्टेक्स हैं, ज़ाती स्टेक्स हैं जमातों के, वो कैसे बचाएंगे? इत्तेहाद हो गया तो फिर तो स्टेक्स मुश्तरका हो गए ना, ये तो उनकी सियासत है, ये तो रहना है। फिर उसी सियासत का फ़ायदा किसको होना है? हुकूमत को हो रहा है, बस हो रहा है ना, इसलिए कोई नहीं जा रहा। और ज़हन में रखिएगा एक बात, मैं आज भी ये बात कर रहा था, ये इमरान खान है, ये कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है कि जिसके फॉलोअर्स कम हो गए। क्या चले आज है ना केपीके में कितने वोट मिले हैं पीटीआई को? बदतरीन आप कहते हैं हालात, ये कह लेना आप, महंगाई, आप कहते हैं गुड गवर्नेंस नहीं है, कुछ नहीं है, उसके बावजूद वोट मिले। दूसरी बड़ी जमात बनी वो, पंजाब के अंदर उनके लोग मौजूद हैं। भाई बात यह है कि ये एक वजीर आजम इमरान खान जो है, जब लेकिन करेंगे आपके इमरान खान का फॉलोअर उसके साथ था। इमरान खान मोरूसी सियासत के खिलाफ था। इमरान खान मेरिट की पासदारी की बात करता था। इमरान खान इंसाफ की बात करता था। इमरान खान का फॉलोअर इस सब के बावजूद अब उसका क्यों साथ देगा कि जब वहाँ मोरूसी तौर पर टिकटें तकसीम की गई, मेरिट को पीछे रखा गया, कारकुन के साथ इंसाफ नहीं हुआ? सेकंड ऑप्शन उसके पास कोई नहीं है। आज भी वो समझता है कि इमरान खान ने वो बहुत कुछ कर दिया जो पहले नहीं कर सके। आज भी वो समझता है कि ऐसे तगड़े लोग जिन पर कभी किसी ने हाथ डालने का सोचा नहीं था, वज़ीर आज़म ने उस पर हाथ डाला है। वो आज भी ये सोचता है कि पहले से फिर भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि तगड़े लोग पकड़े गए हैं, निचला नहीं पकड़ा गया, ऊपर वाला पकड़ा गया। इसलिए आप क्या करेंगे? चले मुझे बता, पीटीआई का वोटर जो है, मैं इसी भी आ जाता हूँ ना, मुस्लिम लीग नून को लाहौर में कितने वोट पड़े हैं? पहले से कम पड़े। पीटीआई को ज्यादा पड़े और उसको ज्यादा पड़े पीपल्स पार्टी को। वो आपको पता कितना पड़े है, मुझे पता है। जी जी। क्या पीटीआई का वर्कर जो है वो नून की तरफ गया? नो। पीपल्स पार्टी की तरफ गया? नहीं गया। तो किसकी तरफ गया? वो पीटीआई के साथ ही खड़ा है। वो ना पीपल्स पार्टी को मान रहा है ना वो उसको मान रहा है। सवाल ये है कि अगर पीटीआई का वर्कर जो है वो नहीं गया अभी तक, लेकिन इमरान खान ने जो निज़ाम बदलने के वादे किए थे, जो उम्मीदें और तवक्कुआत दी थी, वो बदल नहीं पाए, तो फिर भी क्या वर्कर खड़ा रहेगा? फिर तो ऑप्शन वही है ना, वैसे ही हो गया ना सारा निज़ाम। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर राना साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।